construction of A option is subgrade, B है plate line, C blasting and D is all of these. बताइए ट्रैक कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है? सबग्रेड हम बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, प्लेट लाइन करते हैं, ओके, ब्लास्टिंग करते हैं, स्टोन एग्रीगेट्स जो इनको बिछाते हैं, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू टाइप ऑफ एक्सकेवेशन एंड रिमूवल टूल। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, चार कुछ मशीन्स के नाम है ये, और पूछ रहा है कि कौन सी मशीन जो है दैट इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सकेवेशन एंड रिमूवल टूल। ओके, मतलब ये एक्सकेवेशन भी कर रहे हैं और रिमूवल भी कर रहे हैं, ऐसा कौन सा मशीन नहीं है? तो देखिए बुलडोजर जो होता है इससे हम एक्सकेवेशन भी कर सकते हैं और रिमूवल भी कर सकते हैं। क्लेम शेल जो है ये भी दोनों ही पर्पज के लिए काम आएगा, एक्सकेवेशन प्लस रिमूवल। स्क्रैपर जो होता है दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर एक्सकेवेशन एंड रिमूवल, लेकिन जो डंप ट्रक है ना केवल ये रिमूवल करता है, ये एक्सकेवेशन नहीं करता है। ठीक है, जो डंप ट्रक है ये केवल रिमूवल करता है मटेरियल का, लेकिन ये एक्सकेवेशन नहीं करता है। दोनों प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो पाएंगी, तो यही पूछा था कि कौन सा जो टूल है दैट इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सकेवेशन एज वेल एज रिमूवल। साउंड इज नॉट क्लियर। ओके, अब बताइए कि जो साउंड है दैट इज क्लियर और नॉट। कमेंट करके बताइए कि साउंड जो है वो अब क्लियर है या नहीं है। नॉट क्लियर। ओके, तो अब बताइए साउंड जो है दैट इज क्लियर और नॉट। बताइए अब। यस, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, फॉर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ बालास्ट इज। बताइए, मैंने पहले नोट करवाया था डेटा। ठीक है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के लिए मैक्सिमम साइज ऑफ बालास्ट कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 79 नोट करवाया था आपको, 2.64 सेंटीमीटर मतलब 26.4 mm। ठीक है, तो अप्रोक्स में कितना हो जाएगा? टेक्निकली हम 25 mm यूज कर लेते, लेकिन ये मैक्सिमम साइज के लिए क्राइटेरिया है, लेकिन प्रैक्टिकली बताइए साउंड जो है ऑडियो बताइए नहीं।
बताइए इज द साउंड ऑडिबल और नॉट, इज दैट क्लियर और नॉट? जल्दी से कमेंट करके बताइए इज द साउंड क्लियर और नॉट? प्लीज कमेंट इज द साउंड ऑडिबल और नॉट? माउस से यहाँ पे क्लिक करेगा। माउस से। हेलो। ओके, तो अब बताइए साउंड जो है दैट इज ऑडिबल और नॉट? ओके नाउ यस ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इज, बताइए ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए स्टैंडर्ड साइज पूछिए स्लीपर की, ठीक है, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस, ऑप्शन है सेंटीमीटर में, तो ये डेटा आप नोट कर लीजिए। नोट कीजिए इसे।
ठीक है, ये स्लीपर्स की डायमेंशन है, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये थिकनेस हो गई स्लीपर की। ओके। ओके, तीनों डायमेंशन होगी, लेंथ, विड्थ और ये थिकनेस हो जाती है। 24.4 सेंटीमीटर ये बालास्ट नहीं है, स्लीपर का विड्थ है। बालास्ट तो क्या होता है, एग्रीगेट्स को बोलते हैं। रेलवे ट्रैक पर आपने देखा होगा ना कि जो स्टोन एग्रीगेट्स बिछे होते हैं, दैट इज बालास्ट। ठीक है, ये स्लीपर की डायमेंशन है, सेंटीमीटर में ध्यान रखना, ये सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, आपने रेलवे ट्रैक्स पे देखा होगा कि जो रेल्स होती है, ठीक है, ये रेल होगी कुछ, और ये भी कुछ रेल है, गडर से ये, और इनके नीचे हम प्रोवाइड करते हैं स्लीपर्स को। ठीक है, इस तरीके से ये स्लीपर है, इस तरीके से। तो स्लीपर की डायमेंशन से ये। ओके, तो नोट किया आप लोगों ने। बालास्ट जो है ना वो स्टोन एग्रीगेट्स है। ठीक है, और ये एग्रीगेट्स जो है, नहीं तो यहाँ पर लेंथ जो है ना, हम एग्रीगेट्स कहाँ बिछाते हैं, इसके नीचे हम बिछाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एग्रीगेट्स बिछा रखे हैं। ठीक है, अब ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये तो क्या होती है, गेज डिस्टेंस होती है। ये तो गेज डिस्टेंस होती है ना, ये गैप कितना होता है, ब्रॉड गेज केस में बोला था ये 1.676 इतना मीटर होता है ये तो यहाँ पर हम बिछा रहे हैं ना बालास्ट, यहाँ पे आगे तक बिछाते हैं हम। एग्रीगेट्स होते हैं ना, वो यहाँ पर हम बिछाते हैं इस तरीके से। ठीक है, 1.676 मीटर ये इतना गैप है। ओके, और यहाँ पर हम बिछा रहे हैं बालास्ट को। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए, अब देखिए डायग्राम में, ये तो रेल्स हो गई हमारी, ये वाली तो रेल्स है, ये रेल हो गई। ओके, इनके बीच में ये वाला जो पोर्शन है दैट इज स्लीपर। ये स्लीपर्स हो गई, ये लेटरल डायरेक्शन में हम बिछाते हैं। और यहाँ फेस टू फेस ये डिस्टेंस जो है दैट इज, जो यहाँ पे इसकी इनर फेसेस के बीच में डिस्टेंस है उसको हम गेज डिस्टेंस बोल देते हैं। और नीचे देखिए स्टोन एग्रीगेट्स आपको दिख रहे होंगे, दिस इज बालास्ट। ठीक है, ये जो स्टोन एग्रीगेट्स नीचे बिछे हुए ना, इसके नीचे स्लीपर और रेल के नीचे इसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, जिससे वाइब्रेशंस वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए स्टोन के थ्रू।
ये फाउंडेशन का काम करती है ये जो है, ठीक है। बताइए क्लियर है या नहीं? भाई बालास्ट जो है वो तो एग्रीगेट है ना, उसमें विड्थ थोड़ी लेते हैं हम, साइज ऑफ एग्रीगेट लेकर चलते हैं, ठीक है। साइज ऑफ एग्रीगेट लेकर हम चलते हैं, स्टोन एग्रीगेट से तो ही है, तो इसमें लेंथ विड्थ और थिकनेस तो लेंगे नहीं हम साइज ऑफ एग्रीगेट की टर्म में इसको कंसिडर करते हैं। बताइए, कुछ डाउट हो तो पूछिए। साइज का मतलब ये हो जाता है, एग्रीगेट्स के लिए हम साइज क्या बोलते हैं, जो उसका नॉमिनल डायमीटर होता है ना, ठीक है। एग्रीगेट्स के लिए हम साइज किसे बोलते हैं, जो एग्रीगेट्स का नॉमिनल डायमीटर होता है उसको हम साइज ऑफ एग्रीगेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि ऐसा कुछ एग्रीगेट है ये, तो इसका नॉमिनल डायमीटर किसे बोलेंगे, कि इसमें मैक्सिमम कितना डायमीटर का सर्किल हम इसमें इंस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितने डायमीटर का सर्किल इसमें आ सकता है, वो उसका नॉमिनल डायमीटर हो जाता है। तो जो जो एग्रीगेट्स होते हैं उनके लिए हम नॉमिनल डायमीटर की टर्म में हम शो करते हैं, नॉमिनल डायमीटर, ये इसको इन जनरल साइज बोल देते हैं हम, साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। इसी को हम साइज ऑफ एग्रीगेट बोल देते हैं। तो तीनों डायमेंशन नहीं होगी आपके, डायमीटर की टर्म में हम लेके चलते हैं इसको, ओके। तो ये नोट किया आप लोगों ने? ओके, तो अब क्वेश्चन पे आ जाइए। कौन सा हो जाएगा अप्रोक्स में, देखिए साइज पूछी थी स्लीपर की फॉर ब्रॉड गेज, कितना हो गया अप्रोक्स में, डी आंसर हो जाएगा, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, द स्ट्रेसेस जनरेटेड एट द टाइम ऑफ passage ऑफ ट्रेन लोड्स, ठीक है। जब ट्रेन पास हो रही है तब जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है उनके लिए बोल रहा है, एंड ऑन साइट मेजरमेंट ऑफ सेटलमेंट्स शो दैट द बालास्ट बिहेवियर इज, ठीक है। बालास्ट का बिहेवियर कैसा होता है, इलास्टोप्लास्टिक होता है, सोमा आपने पढ़ी होगी, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा होगा कि इलास्टोप्लास्टिक क्या होता है, कि जिसमें इलास्टिक लिमिट एक्सीड कर जाए, ठीक है, इलास्टिक स्ट्रेस भी डेवलप हो जाए और कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन भी हो जाए, ऐसा कर्व होता था इलास्टोप्लास्टिक का, ठीक है। इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर होगा किसका, बालास्ट का, मतलब स्टोन एग्रीगेट्स का। मीनिंग क्या होता है इसका, कि उसमें इलास्टिक स्ट्रेस भी डेवलप हो रही है और कुछ प्लास्टिक स्ट्रेस डेवलप हो रही है, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन भी उसमें कुछ हो रहा है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, रेलवे इंजीनियरिंग रेफर्स टू द रेल्स अटैच्ड विद स्लीपर विद द हेल्प ऑफ बोल्ट और रिविट इज नोन एज, देखिए जो हमने एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो रेल्स को हमने स्लीपर के साथ कनेक्शन बनाया ना, वो कैसा कनेक्शन होता है, तो उसको हम रिजिड कनेक्शन लेकर चलते हैं, इट इज रिजिड कनेक्शन या रिजिड फास्टनिंग, फास्टनिंग मतलब कनेक्शन। देन 83 देखिए, द स्लीपर रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन गर्डर, ठीक है, आर फास्टनड टू द टॉप फ्लेंज ऑफ गर्डर बाय, किसके द्वारा हम ये कनेक्शन बनाते हैं, टॉप फ्लेंज पर जो हम कनेक्शन बनाएंगे किसके द्वारा बनाएंगे, कुछ बोल्ट हम यूज करते हैं और उन बोल्ट को हम बोलते हैं हुक बोल्ट, ठीक है। तो ये सीधा नाम याद रखिएगा, हुक बोल्ट हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कनेक्शन के लिए, ओके। देन 84 देखिए, रेलवे स्लीपर्स इन इंडिया आर यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग, ठीक है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू हम स्लीपर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बताइए। हम करते हैं प्री टेंशनिंग, ठीक है, प्री टेंशन मेंबर्स होते हैं ये जो स्लीपर्स होते हैं। देन 85 देखिए, फॉर वुडन स्लीपर्स द साइज ऑफ स्टोन बालास्ट यूज्ड शुड बी, ठीक है, मैंने डेटा लिखवाया था, साइज ऑफ जो स्टोन बालास्ट है कितना होता है, बताइए, लास्ट क्लास में डेटा लिखवाया था, कितना होता था, 5.1 सेंटीमीटर होता था, कल नोट करवाया था आपको, ठीक है। तो अप्रोक्स में कौन सा आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। 86 देखिए, क्रश्ड स्टोन और लेयर ऑफ ग्रेवल ऑन विच स्लीपर्स आर प्लेस्ड इज कॉल्ड एज, बताइए। ये बोला कि स्टोन की जो लेयर या स्टोन या ग्रेवल की जो लेयर हम बिछाते हैं जिस पर स्लीपर जो है उनको प्लेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको ही तो बालास्ट बोला था, जो स्टोन एग्रीगेट से उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, बालास्ट बोल रहे हैं। ये बालास्ट की डेफिनेशन पूछी है, ओके। तो 86 का हो जाता है ए, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, द स्टील यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेल्स इज, बताइए कौन सी स्टील हम यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल्स,
कास्ट स्टील नहीं करते हम, बेसिमर स्टील हम यूज करते हैं। ठीक है, जो भी चारों ऑप्शन से चारों ही स्टील के टाइप से। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, कंपोजिशन का डिफरेंस होता है, डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स है इनकी परसेंटेज का डिफरेंस होता है। देन 88 देखिए, सेंड में बी यूज्ड एज बालास्ट फॉर। ठीक है, किस केस में हम सेंड को एज ए बालास्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम स्टोन एग्रीगेट्स या ग्रेवल्स वगैरह हम यूज करते हैं बालास्ट के लिए, लेकिन किस टाइप के स्लीपर के लिए हम सेंड को एज ए बालास्ट यूज कर सकते हैं बताइए। नॉर्मली हम कास्ट आयरन स्लीपर जब यूज करते हैं वहां पर हम सेंड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज अ बालास्ट। ओके, बहुत हेवी हम स्लीपर यूज नहीं करेंगे सेंड के केस में, क्योंकि उसकी क्रशिंग हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, द बॉटम विड्थ ऑफ फुट इन अ फ्लैट फुटेड रेल इज। तो ये स्टैंडर्ड सेक्शन है। ठीक है, जो रेलवे के कोड से आप देखोगे तो यहाँ पर हर टाइप, जो तीन टाइप के जो रेल्स हम यूज करते हैं नॉर्मली, तो तीनों की डायमेंशंस गिवन है। तो इसके आप मैं आपको डायग्राम बनवा देता हूँ। ठीक है, इसकी सारी डायमेंशंस पूछ सकते हैं। तीन टाइप की रेल्स होती है। ठीक है, कल भी डिस्कस किया था मैंने, उनमें से जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज होती है दैट इज फ्लैट फुटेड रेल। ठीक है, अपर जो फ्लेंज होती है ना, वो उसकी विड्थ कम होती है, और नीचे वाली जो फ्लेंज है उसकी विड्थ ज्यादा होती है। इससे क्या होगा कि लेटरल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड पूरा जितने भी रेलवेज है प्रेजेंट है, उनमें फ्लैट फुटेड रेल हम यूज करते हैं। ओके, तो डायमेंशन इसकी नोट कर लीजिए। 89 का देखिए, कम से कम इस वाली रेल की डायमेंशन याद रखना, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूज होती है, प्रैक्टिकली यूज होती है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, आई सेक्शन ही तो होता है बेसिकली, नीचे वाली फ्लेंज की विड्थ ज्यादा होती है, अपर की कम होती है। ओके, कितनी होती है ये, नोट कीजिए इसे। इट इज 66.67 mm। नोट कीजिए। अप्रोक्स 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अप्रोक्स में 15 सेंटीमीटर के अबाउट हो गया।
ओके, तो डायमेंशंस याद रखना, जो अपर फ्लेंज है ये है डायमेंशंस ऑफ फ्लेट फुटेड रेल। ठीक है, इसकी डायमेंशन है, इसको हम फ्लेट फुटेड रेल बोलते हैं। अपर फ्लेंज की विड्थ कुछ गिवन है 66.67 mm, ये वाली थिकनेस अपर फ्लेंज की 39.69 mm। ठीक है, और बॉटम विड्थ जो बॉटम फ्लेंज की जो विड्थ है दैट इज 136.52 mm, यही पूछा था क्वेश्चन में। और इसकी जो थिकनेस है 20.64 mm। तो ये डायमेंशन कम से कम इसके लिए याद रखना। ठीक है, ये काफी ज्यादा स्टेबल सेक्शन होता है ये। ठीक है, लेटरल स्टेबिलिटी इसमें मैक्सिमम होती है, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं। ओके, क्योंकि नीचे वाली फ्लेंज की विड्थ ज्यादा है तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन पे आ जाइए अब। बॉटम विड्थ पूछी थी। ठीक है, तो बॉटम विड्थ कितना, अप्रोक्स में 136 mm। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, ए ट्रैक इज इलास्टिक मेनली बिकॉज ऑफ, कोई भी ट्रैक जो होता है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक होता है मतलब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, जैसे इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है ना तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इलास्टिक हम रखना चाहते हैं। ठीक है, जिससे उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो। बताइए किस कारण से ऐसा होता है, बालास्ट के कारण। बालास्ट जो है वो, बालास्ट मतलब जो स्टोन एग्रीगेट्स वगैरह हम कुछ बिछाते हैं ना, उससे जो वाइब्रेशन से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इसके कारण डिफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। देन क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, फॉर अ स्लीपर डेंसिटी ऑफ n+5। ठीक है, स्लीपर डेंसिटी डिस्कस किया था, इस पर 2-3 क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम। स्लीपर डेंसिटी क्या होती थी, एक सिंगल रेल में कितने स्लीपर्स हमने प्रोवाइड किए, दैट इज स्लीपर डेंसिटी। द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ब्रॉड गेज के लिए बोल रहा है, रेलवे ट्रैक ऑफ लेंथ 850 मीटर इज। ठीक है, तो ब्रॉड गेज के लिए नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड पूछा है, तो 850 मीटर लेंथ में कितना नंबर ऑफ रेल हम प्रोवाइड करेंगे। एक रेल जो होती है ब्रॉड गेज के लिए उसकी लेंथ होती है 12.8 मीटर, तो 850 मीटर लेंथ में इतना नंबर ऑफ ब्रॉड गेज रेल्स रिक्वायर्ड होगी। और एक रेल में नंबर ऑफ स्लीपर कितना है, n+5। एन क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ द रेल। ठीक है, ब्रॉड गेज के लिए बताया था, एन कितना होता है, 12.8 होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 13 यहाँ पर ले लेंगे, +5, तो नंबर ऑफ स्लीपर्स टोटल ये आ गया। ठीक है, कितना आ रहा है देखिए सोल्व कर लीजिए इसे। 1195, 1195 चेक कीजिए कितना आ रहा है। 1195 आ रहा है, तो कौन सा सही मानेंगे, ऑप्शन बी, नियरेस्ट तो यही है ऑप्शन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, the ballast packed below the end around sleeper to transfer the load from sleeper to sub base generally consist of। ये क्या हम यूज करते हैं बताइए, एज ए बालास्ट हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। ए ऑप्शन है ब्रोकन स्टोन्स, बिल्कुल करते हैं। ग्रेवल बिल्कुल करते हैं। मूरम बिल्कुल करते हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, ये सारे एग्रीगेट्स के टाइप जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। देन 93 देखिए, फॉर अ लोकोमोटिव ऑफ एक्सल लोड 25.86 tons, what will be the required weight of rail। ठीक है, बताइए। तो याद रखना, फॉर इंडियन रेलवेज, सीधा रिकमेंडेशन याद रखना, जो एक्सल लोड है, एक्सल लोड और वेट ऑफ रेल, इसका रेशियो फिक्स है कितना, 5:1 के बराबर। नहीं पता हो तो नोट करना। ठीक है, ये इंडियन रेलवेज के लिए एक्सल लोड और वेट ऑफ रेल का रेशियो है, इट इज इक्वल टू 5:1। तो यहां से हम बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं। वेट ऑफ रेल यहां से निकाल लीजिए कितना होगा, तो यहां से वेट ऑफ रेल जो होता है इट इज इक्वल टू कितना, एक्सल लोड डिवाइडेड बाय 5:1। ठीक है, एक्सल लोड दिया था इतना टन्स, ऑप्शन केजी में गिवन है तो इसको मैं केजी में चेंज कर लेता हूँ। 25.86 इंटू 10⁻³ इतना केजी अपॉन 5:1, तो आंसर भी हमारा अब केजी में आ जाएगा। बताइए कितना आ रहा है।
50.5। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। What would be the approximate weight of rail required for a particular track if the weight of the locomotive axle load is 15,000 टन? सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप सोल्व कीजिए इसे। अभी जो क्वेश्चन कराया ना, सेम वही फॉर्मूला यूज कीजिए। वेट ऑफ रेल पूछा है, 29296। ठीक है, तो मतलब टन्स में देखे तो ये हो जाएगा 29.29 टन्स। यहां से हम बोल सकते हैं वेट ऑफ रेल इट इज इक्वल टू वेट ऑफ एक्सल डिवाइडेड बाय 512। ठीक है, तो यहां से वेट ऑफ एक्सल कितना, ऑप्शंस भी टन्स में है तो ये भी टन्स में ले लेते हैं। 15,000 टन्स डिवाइडेड बाय 512 दैट इज इक्वल टू 29.29 टन्स। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, सी आंसर होगा। ओके, फिर 95 जो है ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन किए हमने, तो सॉल्व कीजिए इसे। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर 1280 मीटर लॉन्ग ब्रॉड गेज ट्रैक। टेक स्लीपर डेंसिटी m+5 एंड लेंथ ऑफ रेल इज 12.8 मीटर। ठीक है, वैसे ही पता था, नहीं भी देता ना तो ब्रॉड गेज के लिए कितना लेंथ होता है, 12.8 मीटर। ओके, बताइए 1780। ठीक है, तो हम इजीली कर सकते हैं। लेंथ ऑफ ट्रैक कितना, 1280 इतना। ठीक है, इसमें कितना नंबर ऑफ रेल रिक्वायर्ड होगा, एक रेल की लेंथ है 12.8 मीटर, तो टोटल इतना नंबर ऑफ रेल्स रिक्वायर्ड होगा। और एक रेल में कितने स्लीपर्स होते हैं, स्लीपर डेंसिटी के बराबर m+5। ठीक है, m कितना 12.8 अप्रोक्स में 13 प्लस 5। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है 100 ये हो गया, और ये 18 एग्जैक्टली आ रहा है 1800। ठीक है, इट इज 1800। यहाँ पर जो ये n लेते हैं ना, n या m जो भी है, इसको हम इंटीजर में लेते हैं। जैसे 12.8 है ना, तो इसको हमेशा हम 13 लेंगे। यहाँ पर इसको राउंड ऑफ कर लेना, यहाँ पर हमेशा इंटीजर में लेते हैं। ओके, तो कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, देन 96 देखिए। द मिनिमम डेप्थ ऑफ बालास्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर ब्रॉड गेज ट्रंक लाइंस ऑन इंडियन रेलवेज इज। ठीक है, डेप्थ ऑफ बलास्ट बोल रहा है कि जो ये हमने फाउंडेशन बिछाई है या बलास्ट जो बिछाई ना, कितनी डेप्थ तक हम बिछाएंगे। मिनिमम डेप्थ डेप्थ के लिए रिकमेंडेशन है, जितना ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा स्टेबल ये फाउंडेशन होगा। ओके, तो मिनिमम डेप्थ कितना बोला है इंडियन रेलवेज ने, इट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ रखते हैं। दैट शुड नॉट बी लेस देन 25 सेंटीमीटर, ये रिकमेंडेशन है। डेप्थ ऑफ बालास्ट के लिए बोल रहा है। इन केस ऑफ ब्रॉड गेज ट्रंक लाइंस कल भी बताया था मैंने, जिन रेल लाइंस पर नंबर ऑफ ट्रेन बहुत ज्यादा चलती है, मतलब ट्रैफिक डेंसिटी ज्यादा रहती है। सर मीटर गेज में लिखवा दूंगा डेटा में, या लिखवाया होगा शायद मैंने, नहीं लिखवाया तो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, लास्ट में सारा देखेंगे, सारा एक साथ डेटा जो भी होगा। इसके बाद देखिए 97 देखिए। 97 भी पहले डिस्कस किया हुआ है। At a rail joint, ends of adjoining rails are connected with a pair of fish plate end। कितने बोल्ट लगाते थे, कितने बोल्ट लगवाते थे बताइए।
ठीक है, पहले भी डिस्कस किया 97। देखिए बताइए आंसर। बाकी लोग भी बताइए। बी। ठीक है, 4 बोल्ट लगाते थे, डायग्राम दिखाया था। ठीक है, लिखवा दो सर, लिख लो चलो। देखिए, जो ब्रॉड गेज है इसके लिए हम कितना लेते हैं, मिनिमम डेप्थ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रॉड गेज के लिए मिनिमम डेप्थ हम लेते हैं 25 सेंटीमीटर। मिनिमम डेप्थ ऑफ बालास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मीटर गेज के लिए होता है 20 सेंटीमीटर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। द डेप्थ ऑफ ballast D is calculated from the following formula। ठीक है, डेप्थ ऑफ ballast कितना प्रोवाइड करना चाहिए, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं D इक्वल टू एस माइनस बी बाई टू। ठीक है, यहां पर एस क्या होता है, इट इज द स्पेसिंग ऑफ स्लीपर। स्पेसिंग ऑफ स्लीपर। ओके, और जो बी है इट इज द विड्थ ऑफ स्लीपर्स। तो नोट कर लेना ये। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। द वेट ऑफ अ रेल एंड इट्स सेक्शन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, वेट ऑफ रेल और इसका सेक्शन जो है, किस आधार पर हम इसको डिसाइड करते हैं। ए है हैवीएस्ट एक्सल लोड। बिल्कुल, लोड को तो ट्रांसफर करना है, तो जितना ज्यादा लोड होगा उसके बेसिस पर इसका वेट भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर ज्यादा लोड ट्रांसफर करना है तो उसका वेट भी हमें, रेल का वेट भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जो हाई स्पीड रोड्स है ना, आप कंपेयर करोगे ना, अगर ब्रॉड गेज कोई ट्रैक है और फिर मीटर गेज ट्रैक में जो रेल है, दोनों रेल्स के वेट को अगर आप कंपेयर करोगे तो ब्रॉड गेज जो है ना, वहां पर रेल का वेट ज्यादा मिलेगा। नॉर्मली 50 या 52 केजी या 60 केजी का रेल हम यूज करते हैं ब्रॉड गेज के केस में। ठीक है, जबकि मीटर गेज के केस में हम करीब 35 केजी के वेट का रेल हम यूज करते हैं टिपिकली। ओके, तो हाई स्पीड अगर ट्रैक होगा ना, तो वहां पर वेट ऑफ रेल भी हमें ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो इस पर डिपेंड करेगा मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। ठीक है, जितना ज्यादा हाई स्पीड रोड है उतना ज्यादा वेट ऑफ रेल हम लेते हैं। डेप्थ ऑफ बालास्ट। ठीक है, डेप्थ ऑफ बालास्ट अगर ज्यादा है तो उस केस में हम कम वेट यूज कर सकते हैं। ज्यादा स्टेबल फाउंडेशन होगा ना, डेप्थ ऑफ बालास्ट ज्यादा है तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 100। द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्लीपर फॉर ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक इन सेंटीमीटर इज। बताइए, नोट करवाया था मैंने, कितना होता था एग्जैक्टली, मुझे डेटा चाहिए। लेंथ ऑफ स्लीपर फॉर ब्रॉडगेज, डेटा नोट करवाया मैंने आपको, बताइए। भाई आपको डायमेंशंस नोट करवाई थी ना अभी ब्रॉडगेज के लिए। डायमेंशन क्या होती थी, 274 सेंटीमीटर बाई कितना होता है, 24.4 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ था। ठीक है, और डेप्थ कितनी थी इसकी, 12.7, ये था ना।
ये डायमेंशन थी तो लेंथ कितनी हो जाती थी, ये हो जाती थी, ये विड्थ हो जाती थी, ये डेप्थ हो जाती थी स्लीपर की। क्या पूछिए, लेंथ पूछिए। ठीक है, लेंथ कितना होती है, 274 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में मैंने लिखवाया था। ठीक है, डायमेंशंस नोट करवाई थी ना, तो कितना हो जाएगा, इसके नियर एग्जैक्ट आंसर तो 274 सेंटीमीटर है। अब इसके नियरेस्ट ऑप्शन हम मान लेंगे कौन सा, 250 सेंटीमीटर। देन 101 देखिए, द चेयर्स यूज्ड इन रेलवेज आर मेड ऑफ। जो चेयर हम यूज करते हैं रेलवेज में वो किसकी बनी होती है, बताइए। चेयर आपने देखा होगा रेलवेज में, बताइए। ये बनी होती है कास्ट आयरन की। इसका पर्पज क्या होता है, ये एक बार देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा। ठीक है, तो उसके बाद हम पर्पज इसका डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप का आपने देखा होगा। ओके, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इट इज चेयर। ठीक है, स्लीपर से कनेक्शन बना हुआ है इसका। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इट इज चेयर, ये चेयर की शेप में ना, और इसका इस स्लीपर से यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड किया हमने। ओके, तो ये आपने देखा है प्रैक्टिकली, आपने बिल्कुल देखा है ये। ठीक है, तो पर्पज क्या होता है इसका, ठीक है, पर्पज क्या होगा, देख के समझ में आना चाहिए। चेयर का पर्पज है जो रेल से इनको इसकी पोजीशन में बनाए रखना। ठीक है, होल्ड करके रखना इसी पोजीशन में, इसलिए हमने यहाँ पे इसका कनेक्शन बना दिया। ठीक है, तो इसका फंक्शन भी, हाँ बिल्कुल करेक्ट है प्रद्युमन आपका। ठीक है, बाकी लोग भी इसका फंक्शन याद रखना। ठीक है, कास्ट आयरन की बनी होती है, तो फंक्शन लिख लेना, चेयर्स लिख लेना एक पॉइंट, चेयर्स आर प्रोवाइडेड टू होल्ड the rails in their position। ये फंक्शन हो गया इसका। स्लीपर का डेटा लिखवा दे, लिखवाया था ना, नोट करवाया था मैंने अभी इसी क्लास में, तो नोट करवाया था, भूल गए आप। ठीक है, नोट करवाया हुआ है आपको ऑलरेडी, अभी नोट करवाया था मैंने, यही तो डेटा था। भूल जाते हो इतनी जल्दी, हाँ, तो एग्जाम तक कैसे याद रखोगे आप। स्किप हो गया था, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको स्किप हुआ है तो, या बाद में इस वीडियो को देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The weight of the rails for broad gauge railway track in किलोग्राम पर मीटर इज। ठीक है, वेट ऑफ रेल पूछ रहा है, तो इसके लिए एक टेबल बना लीजिए, डेटा नोट कीजिए इसका, जो कोड है वहां से मैं लिख पा रहा हूं। पहले हम लिखेंगे टाइप ऑफ ट्रैक, फिर टाइप ऑफ सेक्शन या टाइप ऑफ रेल हम बोल देंगे, और वेट यहां पर, वेट ऑफ रेल। ठीक है, ये हम लेंगे पर यूनिट लेंथ में, केजी पर मीटर में। तो नोट कर लेना, एक टेबल बनाओ साथ के साथ।
ओके, तो जो ब्रॉड गेज है उसके लिए कितना वेट लेते हैं हम? 55 केजी। और इन जनरल बात करें तो 52 केजी का हम सेक्शन यूज करते हैं, 52 केजी पर मीटर का ब्रॉड गेज के लिए। ठीक है, तो इनमें ऑप्शंस देखिए, अगर इन जनरल बात करें और भी सेक्शन हम यूज करते हैं, कॉमन सेक्शन थे वो, तो जनरली ब्रॉड गेज के लिए 52 केजी और पर मीटर में पूछा है ना, ठीक है। तो वहां से डेटा देखिए, 55 केजी का सेक्शन था, केजी पर मीटर में पूछा है ना। आर मीन्स रेल। ओके, तो इनमें से तो मैक्सिमम वाला कितना है? 44.7, तो यही सही मानना पड़ेगा। ओके, इसमें से तो यही सही मानना पड़ेगा। केजी पर मीटर में पूछा ना, तो 55 केजी आंसर होगा। 55 आर हम सेक्शन यूज करते हैं ब्रॉड गेज के लिए, इसका वेट कितना? 55 केजी पर मीटर। ठीक है, तो 55 वाला तो ऑप्शन है नहीं, तो फिर मैक्सिमम वाला ले लीजिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 103। 52 केजी रेल्स आर मोस्टली यूज इन, अभी मैं यही डिस्कस कर रहा था कि ये हम सेक्शन यूज करते हैं ब्रॉड गेज में। ठीक है, ये हम यूज करते हैं ब्रॉड गेज में। ओके, जनरली 52 केजी और 60 केजी ये सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, फॉर ब्रॉड गेज। ओके, 104 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीपर्स वुड बी बेस्ट फॉर ट्रैक सर्किटिंग? ट्रैक सर्किटिंग के लिए कौन सा स्लीपर बेस्ट होगा? ट्रैक सर्किट या ट्रैक सर्किटिंग क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि किस ट्रैक पर कोई ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, किसी ट्रैक पर ट्रेन की प्रेजेंस या एब्सेंस का पता लगता है इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस से, जिसको हम बोलते हैं ट्रैक सर्किटिंग। और इसके लिए सबसे सुटेबल कौन सा है? वुडन स्लीपर। ठीक है, याद रखिएगा। चाहो तो डेफिनेशन लिख लेना ट्रैक सर्किटिंग की, लिख लेना। ट्रैक सर्किट इज ए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक डिवाइस which is used to detect the presence or absence of the train. ओके, इसके बाद देखिए 105। फिश बोल्ट्स आर मेड ऑफ, बताइए। कल भी डिस्कस किया था, हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं इनको, क्योंकि इनकी फैटिग स्ट्रेस ज्यादा होती है, क्रैकिंग रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, 106 देखिए, टॉप ऑफ रेल्स ऑफ ट्रेक आर प्लेस्ड, बताइए। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ठीक है, मैंने बताया था कहीं ना कहीं आपको, जो टॉप ऑफ रेल से
कितनी स्लोप पर उसको प्लेस करते हैं, उसको हम करते हैं 1/20 की स्लोप पर। ठीक है, कैसी स्लोप होती है, इनवर्ड होती है आउटवर्ड, अंदर की तरफ ये स्लोप हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे लेटरल स्लिप नहीं हो, जो व्हील है ना ट्रेन का उसका लेटरल स्लिप नहीं हो, ऐसा हमने कल डिस्कस किया था। तो एक इनवर्ड स्लोप देते हैं 1/20 की। ओके ओके, तो सी आंसर हो जाएगा। यस बिल्कुल, कॉनिंग। ठीक है, ये रेल्स के लिए है, कॉनिंग में भी 1/20 देते थे, और यहाँ पर रेल्स जो प्लेस करते हैं ना, रेल्स, ठीक है, जो आई सेक्शन प्लेस करते हैं वो उसको हम थोड़ा इंक्लाइन रखते हैं। ये रेल्स के लिए पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे हम थोड़ा सा स्लोप पर इसको प्लेस करेंगे। ठीक है, ये स्लोप होती है 1/20। रेल्स के लिए भी 1/20 हम लेके चलते हैं, कॉनिंग जो होती थी वो होती थी व्हील्स के लिए। ओके, तो 106 का हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए 107, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ अ क्रीप। क्रीप जब मैंने बताया था तो बताया था किस कारण से होता है, इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ रेल्स ऑन द रेलवे ट्रैक्स। बताया था जो ट्रेन जाती है उस, ठीक है, उस डायरेक्शन में, ट्रेन की मूविंग डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन होता है दैट इज क्रीप। ठीक है, किस कारण से होता था, जो मोशन है रेल्स के चलने के कारण होता था। ठीक है, वहां से जो वाइब्रेटिंग या इंपैक्ट लोडिंग अप्लाई होगी उस कारण। तो ए आंसर हो जाएगा। ओके, 108 देखिए, कॉनिंग ऑफ व्हील्स, ये तो समझते ही आप, इज प्रोवाइडेड, क्यों प्रोवाइड करते हैं वो पूछना चाह रहा है। ए ऑप्शन है टू चेक द लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स। ठीक है, टू अवॉइड द डैमेज टू द इनर फेसेज ऑफ रेल्स। ठीक है, ये भी ठीक है, अगर हमने कॉनिंग नहीं की ना तो इनर फेसेज जो रेल्स की है वो डैमेज हो जाएगी। टू अवॉइड द डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर्स। ठीक है, ये भी क्योंकि लेटरल डायरेक्शन में जब स्लीप होगा तो पैसेंजर को वो झटका महसूस होगा। तो डी आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दीज। देन 109, ए ट्रेन हैज टू रन ऑन अ ब्रॉड गेज ट्रैक। ये ट्रैक है हैविंग ए कर्वेचर ऑफ 3 डिग्री एंड केंट ऑफ, Kent मतलब super elevation of 100 mm. Then what would be the maximum permissible speed of this train if the allowable Kent deficiency is 76 mm. ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको रिलेट करना पड़ेगा इसको। तो कुछ मैं फॉर्मूला बता देता हूं, वैसे थोड़ा बहुत कुछ हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। सुपर एलिवेशन जो होता है, रेलवे ट्रैक्स के लिए बताया भी था शायद मैंने। ई से इसको डिनोट करें तो इट इज इक्वल टू जी कैपिटल वी स्क्वायर बोल रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी है, कैपिटल वी यहाँ पर। इंफॉर्मेटरी साइन का बैकग्राउंड कलर डिस्कस किया था ना, आपको लिखवाया था। हम्म, नहीं पता तो अभी क्लास के लास्ट में रिमाइंड करना। ठीक है, क्लास के लास्ट में मैं नोट करा दूंगा। अभी इसी सेशन में लास्ट में मुझे रिमाइंड कर देना, मैं नोट करा दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए सुपर एलिवेशन बताया होगा जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, ऐसा हम बोलते थे। ठीक है, नहीं लिखवाया। ठीक है, मैं नोट करवा दूंगा। या अभी एसएससी वाली बुकलेट हम सोल्व करेंगे ना, एसएससी वाली, वहां पे क्वेश्चन जब आएंगे तो वहां पे आप बोल देना, मैं आपको नोट करा दूंगा। कल हम एसएससी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद गुप्तन गुप्ता सोल्व करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे सब कुछ आ जाएगा जो बचा हुआ है। वो जो अब एसएससी और जो गुप्तन गुप्ता सोल्व कराने का पर्पज ये कि जो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर एमसीक्यू में नहीं आ पाए ना, तो वो हम डिस्कस कर सके, तो वहां पे आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, क्वेश्चन से उसमें तो वहां पे नोट करवा देंगे। देखिए ये फॉर्मूला बताया था, ऐसा बोला था v जो है दैट इज इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब मीटर पर सेकंड में था तब क्या था, जी वी स्क्वायर, जी स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर, ऐसा हमने फॉर्मूला बोला था, स्मॉल जी आर। ओके, तो यहां पे याद रखना, जो अगर ये फॉर्मूला हम यूज करें तो यहाँ पे ई क्या है, सुपर एलिवेशन है, इट इज सुपर एलिवेशन। किसमें, यूनिट्स याद रखना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ये एमएम में यहाँ पर जी जो है क्या होता है बताइए, जी क्या है यहाँ पर, ये फॉर्मूला बताया था आपको पहले। नहीं लिखवाया तो नोट कीजिए। ये गेज है किसमें, एमएम में। ठीक है, ये भी एमएम में। आर रेडियस ऑफ कर्व होती है, ये मीटर में। यहाँ पर वी स्पीड है ट्रेन की इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, याद रखने सारा टाइम, इनकी यूनिट्स जरूर याद रखना, नहीं बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, जी और ई तो ये इस फॉर्मूले में, एमएम में। आर है रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है, मीटर में, और वी है किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, जी हो जाता है गेज रेजिस्टेंस। ठीक है, और सुपर एलिवेशन कहां पर हमें प्रोवाइड करना होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे। तो जहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व्स होते हैं वहां पर हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो गेज जो बताया था ना 1.676 फॉर ब्रॉड गेज, उससे थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी कर दी। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया। फिर एक एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, केंट डेफिशिएंसी कुछ डिस्कस की थी हमने, कहीं ना कहीं क्वेश्चन था इसका, केंट डेफिशिएंसी। ठीक है, यहां पर ये याद रखना कि जो ये केंट है ना, ये थ्योरेटिकल केंट है। ठीक है, यहाँ पर ये थ्योरेटिकल केंट है, थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन है। ठीक है, एक फॉर्मूला को डिस्कस किया था हमने, केंट डेफिशिएंसी जो होती थी इट इज इक्वल टू थ्योरेटिकल, ये बताया था मैंने, लिखवाया भी था, थ्योरेटिकल केंट या सुपर एलिवेशन बोल दीजिए, माइनस प्रोवाइडेड केंट या केंट प्रोवाइडेड। थ्योरेटिकल केंट क्या होता है, जो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया वो थ्योरेटिकल, और एक्चुअल में फील्ड में कितना प्रोवाइडेड है दैट इज केंट प्रोवाइडेड, इनका डिफरेंस जो होता है दैट इज केंट डेफिशिएंसी। ठीक है, उसको हम केंट डेफिशिएंसी बोलेंगे। ओके, एक्चुअल में क्या होता है कि हमने जैसे मान लीजिए कि एक एक ट्रैक बनाया सपोज 100 किलोमीटर पर आवर इस इतनी स्पीड के लिए। ठीक है, तो इस इतनी स्पीड के कोरेस्पॉन्डिंग हमने कुछ कैलकुलेशन करके हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया। अब इसी ट्रैक पर कोई स्पीड जा रही कोई ट्रेन जा रही है सपोज 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सपोज, तो सुपर एलिवेशन जो है ना, इस स्पीड के कोरेस्पॉन्डिंग जो रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन होगा वो इससे डिफरेंट होगा। और हमने जो कुछ प्रोवाइड कर दिया तो वहां पर कुछ डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी ना। हमने जब रेलवे ट्रैक बनाया तो वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए बनाया, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमने जो भी सुपर एलिवेशन इस फॉर्मूले से रिक्वायर्ड था ना उसको प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अगर उसी ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन जा रही है किसी और स्पीड से, तब उस केस में जो थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन प्रोवाइडेड तो फिक्स है, हमने ट्रैक बना दिया तो हमने फिक्स कर दिया सुपर एलिवेशन, वहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। ये फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस किया था, नोट कीजिए इसे। एक और रिकमेंडेशन है वो याद रखना, जी जो यहाँ पर बोला है, ठीक है, जी की वैल्यू फॉर ब्रॉड गेज जो होती है, याद रख लेना इसको, फिक्स वैल्यू है ये फॉर ब्रॉड गेज। जी जो है दैट इज इक्वल टू ये होता है 1750 ठीक है, नहीं देगा अगर क्वेश्चन में डेटा तो आपको याद रखना पड़ेगा। और जो मीटर गेज होता है इसके लिए जी की वैल्यू जो होती है दैट इज 1057 ठीक है, ये सारा डेटा नोट कीजिए। इसके बाद एक और चीज हमने डिस्कस की थी, जो केंट हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कितना प्रोवाइड करते हैं वो आपको बताया था। नोट कीजिए जल्दी से।
ओके, नोट किया सब लोगों ने? अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन बोला ए ट्रेन हैज टू रन ऑन अ ब्रॉड गेज ट्रैक हैविंग अ कर्वेचर ऑफ 3 डिग्री। डिग्री ऑफ कर्वेचर कितना? 3। एंड केंट ऑफ 100 mm। ठीक है, 100 mm कैंट है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ द अलाउबल कैंट डेफिशिएंसी? कैंट डेफिशिएंसी दी है 76 mm। ये जो कैंट बोला है ना 100 mm है, ये कौन सा कैंट है? ये थ्योरेटिकल कैंट है या प्रोवाइडेड कैंट है? जब इसने बोला इतना वहां पर कैंट है, मतलब ये कैंट प्रोवाइडेड है। कितना वहां फील्ड में कैंट प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, कैंट प्रोवाइडेड हमें पता है, कैंट डेफिशिएंसी पता है, तो हम थ्योरेटिकल कैंट निकाल सकते हैं। हमें रिक्वायरमेंट होगी थ्योरेटिकल कैंट की, क्योंकि जो फॉर्मूला बताया ना आपको सुपर एलिवेशन का, यहाँ पर जो सुपर एलिवेशन है दैट इज थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन, और यू कैन से थ्योरेटिकल कैंट। ठीक है, तो यहां से हम थ्योरेटिकल पहले तो वो निकाल लेंगे कैंट की वैल्यू। तो देखिए इट इज इक्वल टू कितना? थ्योरेटिकल कैंट, यहां से देखिए कैंट डेफिशिएंसी है, क्वेश्चन में गिवन था कैंट डेफिशिएंसी जो थी कितनी गिवन थी? 76 गिवन थी। 76 इक्वल टू थ्योरेटिकल कैंट, ये तो हमें चाहिए। ठीक है, थ्योरेटिकल कैंट माइनस कैंट प्रोवाइडेड कितना है? 100 है। ठीक है, तो यहां से थ्योरेटिकल कैंट की बात करें, थ्योरेटिकल कैंट इसको मैं ई से नोट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू कितना? 100 प्लस 76, 176 हो गया। ओके, फिर क्वेश्चन में एक चीज और बोली, जो डिग्री ऑफ कर्व है कितना है? 3 डिग्री है। ठीक है, कर्व हैविंग अ कर्वेचर ऑफ 3 डिग्री। तो यहां से रेडियस ऑफ कर्व हम निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्व हमने बोला ये आएगा मीटर में। आर इक्वल टू कितना? 1750 अपॉन डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, और डिग्री ऑफ कर्व कितना है? 3 है। बताइए कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है जल्दी से बताइए। डिग्री ऑफ कर्व कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ठीक है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए अब। फॉर्मूला था हमारा E इक्वल टू जी वी स्क्वायर अपॉन 127 R। ठीक है, यहां से वेलोसिटी पूछी थी, तो यहां से ई बोला था, ये सुपर थ्योरेटिकल कैंट है दैट इज 176। इट इज इक्वल टू जी। जी जी क्या होता था? गेज डिस्टेंस होती थी। ठीक है, कर्व पर हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ब्रॉड गेज बोला था, ब्रॉड गेज के लिए कितना होता है? 1.676 होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी प्रोवाइड की, तो ये इसके लिए डेटा बोला था ब्रॉड गेज के लिए जी कितना होता है? 17 कितना 50 इतना यहाँ पर जी जो है दैट इज इन ब्रॉड गेज के लिए 1750 होता है। इंटू वी स्क्वायर, वी तो निकालना ही है, अपॉन 127 इंटू आर। आर कितना? 583.3, ये मीटर में। ओके, तो यहां से वेलोसिटी जो आएगी दैट इज इन किलोमीटर पर आवर। सोल्व कर लीजिए, वही आंसर होगा। कितना आ रहा है? 86.31। ठीक है, बाकी लोग भी चेक कर लेना, जो आ रहा है वही आंसर है।
5 मिनट लेगा। इसको मैं सिंपल फॉर्म में अभी लिखाता हूँ, ठीक है, एक सिंगल लाइन में हो जाएगा वो। लेकिन ये कुछ ये दो तीन चीजें जो बताई ना, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बताया। यहाँ पे तीन चीज हो गई, रेडियस ऑफ कर्व हो गया, ठीक है, कैंट डेफिशिएंसी हो गई, सुपर एलिवेशन हो गया, ये सब कुछ आपको बताना था, इसलिए इस तरीके से सोल्व किया। ठीक है, अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो सिंगल लाइन में हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो वो अभी मैं नोट करा दूंगा, तो एक लाइन में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो उसको चाहो तो। इतना लंबा अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लेना। फॉर ब्रॉड गेज, ठीक है, अगर वेलोसिटी हमें निकालनी है, वेलोसिटी जो है, सीधा सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप। इट इज इक्वल टू 0.27 अंडर रूट सी पी प्लस सी डी, ओके, इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में आएगी ये, ओके। और जो नेरो गेज, सॉरी, जो मीटर गेज है, फॉर मीटर गेज, इसके लिए भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं फॉर्मूला, इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। कैपिटल वी मतलब किलोमीटर पर आवर में आएगा, दैट इज इक्वल टू कितना, 0.347 अंडर रूट सीपी प्लस सी डी इंटू आर। ठीक है, यहाँ पर नोटेशंस क्या यूज किया हमने, आर तो रेडियस ऑफ कर्व है मीटर में, ओके। सीपी क्या है, सीपी हम बोल रहे किसको, कैंट प्रोवाइडेड को, क्वेश्चन में गिवन था कैंट प्रोवाइडेड। ठीक है, और सीडी जो है दैट इज कैंट डेफिशिएंसी, कैंट डेफिशिएंसी। ठीक है, और आर क्या, रेडियस ऑफ कर्व, तो सीधा ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, उसी को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया हमने। ओके, जल्दी से नोट कीजिए इसे। ओके, तो देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। 86 पॉइंट समथिंग आ रहा था, मतलब अप्रोक्स में बी आंसर हो जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड इन इंडियन रेलवेज ऑन ब्रॉड गेज इज, बताइए, सेंटीमीटर में पूछ रहा है, 110। अब तो सोल्व कर सकते हैं ना इसे, बता सकते हो इजीली। ठीक है, ब्रॉड गेज के लिए पूछ रहा है सुपर एलिवेशन कितना होता है, तो फॉर्मूला तो हमने बताया था, जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, और ब्रॉड गेज के लिए जी कितना होता था, 1750 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ऐसा, इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है ये, 13.77, 13.77 वी स्क्वायर, सोल्व कीजिए इसको, कितना आ रहा है, इतना किस में आता था ये आएगा किस में, ये एमएम में आता था। ये जो फॉर्मूला बताया था यहाँ पर ई किस में था, एमएम में था, इसने पूछा सेंटीमीटर में। ठीक है, एमएम में आएगा इतना, इतना एमएम, 13.77 वी स्क्वायर अपन आर इन एमएम। सेंटीमीटर में पूछा है तो कितना हो जाएगा, 1.377 वी स्क्वायर अपन आर, एमएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इज कितना होता है एज पर रिकमेंडेशन। ठीक है, तो नोट कर लेना,
मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने कैपिटल डी बोला था। ठीक है, तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज तीनों के लिए देख लीजिए। ब्रॉड गेज के लिए होता है 10 डिग्री, मीटर गेज के लिए 16 डिग्री और नैरो गेज के लिए 40 डिग्री। ठीक है, तो यहां से एक और चीज पूछ सकता है, मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्व पूछ सकता है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला फॉर ब्रॉड गेज, तो रेडियस ऑफ कर्व क्या होता था 1750 अपॉन डिग्री ऑफ कर्व, और डिग्री ऑफ कर्व कितना है मैक्सिमम, बताइए। ये मैक्सिमम नहीं मिनिमम होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्व कितना है 1750 अपॉन डी, और डी कितना ब्रॉड गेज के लिए 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना 175 इतना मीटर। ये मीटर में आता था, ये फॉर्मूला मीटर में था। ओके, मीटर गेज के लिए कितना हो जाएगा आर कितना 1750 अपॉन डी, डी कितना है मीटर गेज के लिए 16 डिग्री, तो कितना हो गया देख लीजिए इसे। और ऐसे हम निकाल सकते हैं किसके लिए, फॉर नैरो गेज। ठीक है, नैरो गेज के लिए आर कितना 1750 अपॉन नैरो गेज के लिए डिग्री ऑफ कर्व कितना 40, तो देख लीजिए कितना आ रहा है 175। इसके लिए 175 था, इसका बताइए मीटर गेज के लिए बताइए 1750 अपॉन 16, 109 पॉइंट। ठीक है, अप्रोक्स में इतना बोलते हैं राउंड फिगर में। ठीक है, और इसका बता दीजिए कितना आ रहा है ये। देखिए कितना आ रहा है नैरो गेज के लिए, अप्रोक्स में 44 आ रहा है, 43.7 मतलब 44 मीटर अप्रोक्स में। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ओके, तो यहां पर पूछा था किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व कितना होता है 10 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ बकलिंग, कौन सा जो है वो बकलिंग का कारण नहीं है, बताइए। ऑप्शन देखिए और बताइए आंसर 112 का। ये ऑप्शन है ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ रेल ट्रैक्स इन विंटर, कॉन्ट्रेक्शन के कारण बकलिंग कभी भी नहीं होती है। ठीक है, बकलिंग कब होती है जब कॉन्ट्रेक्शन या एक्सपेंशन के लिए गैप नहीं मिले। ठीक है, तो ए आंसर हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन होने के कारण तो बकलिंग नहीं होगी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, बताइए रिक्वायर्ड इक्विलिब्रियम सुपरएलिवेशन फॉर एनी स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फॉर्मूला, कैपिटल वी बोला है ना, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी आंसर, बताया था अभी फॉर्मूला। ओके, देन 114 देखिए, द शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व ऑफ रेडियस 300 मीटर एंड लेंथ 48 मीटर इज, शिफ्ट ऑफ कर्व क्या होता था, हाईवे में आपने पढ़ा होगा, जो शिफ्ट होता था यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू एल एस स्क्वायर अपॉन कितना होता था 24 आर होता था, और एल एस क्या होता था वहां पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, यहाँ पर भी सेम ही मीनिंग है। आर जो है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज इन मीटर। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, सेम मीनिंग है। तो यहाँ पे एल एस कितना लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है यहाँ पर 48 मीटर, 48 का स्क्वायर अपॉन 24 इंटू आर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर, कितना 300 मीटर। ठीक है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ये भी मीटर में आएगा, कितना आ रहा है देख लीजिए 0.32 इतना मीटर, तो ए आंसर हो जाएगा।
ओके। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 150 115 देखिए, 115 देखिए, व्हाट इज द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट परमिसिबल ऑन अ 2 डिग्री कर्व फॉर ब्रॉड गेज लाइन हैविंग यूजिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/200। ठीक है, कर्व है, वहां पर कुछ ग्रेडियंट प्रेजेंट है, तो वहां पे अलाउबल जो मैक्सिमम ग्रेडियंट है वो कितना होगा। देखिए, जब जहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व होता है ना, और साथ में वर्टिकल कर्व भी होता है, मतलब ग्रेडियंट होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व भी है और ग्रेडियंट भी प्रेजेंट है, वहां पर हम ग्रेड कंपनसेशन करते हैं, जैसे हाईवेज में करते थे हम। ठीक है, वहां पर ग्रेड कंपनसेशन हम करते हैं। तो ये एक्चुअली में कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछना चाह रहा है। ये बोल रहा है ना, मैक्सिमम अलाउबल या मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट कितना होगा, मतलब कंपनसेशन के बाद कितना बचेगा, उसको हम बोलते थे कंपनसेटेड ग्रेडियंट। ठीक है। ठीक है, तो इसका कुछ डेटा तो हमने डिस्कस किया था। देखिए, ग्रेड अगर हम देखें कंपनसेटेड ग्रेडियंट, पहले भी पढ़ा है हमने हाईवे में, सेम फॉर्मूला यहाँ पर है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट। ये हम बोलेंगे किसके बराबर, कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है, कंपनसेशन के बाद जितना बचा, तो पहले ग्रेडियंट कुछ था, पहले कुछ जो प्रेजेंट था ग्रेडियंट, ठीक है, माइनस ग्रेड कंपनसेशन, ऐसे ही बोलते हैं, माइनस ग्रेड कंपनसेशन। और ग्रेड कंपनसेशन हम कितना करते, कल मैंने रिकमेंडेशन नोट कराई थी आपको। ठीक है, ग्रेड कंपनसेशन कितना करते हैं, ग्रेड कंपनसेशन। ठीक है, वापस से रिमाइंड कर रहा हूं, नोट करवा चुका हूं आपको। ब्रॉड गेज के लिए कितना करते थे हम, 0.04% फॉर ईच 1 डिग्री कर्व। ठीक है, मीटर गेज के लिए कितना करते थे, 0.03% फॉर ईच 1 डिग्री कर्व। एंड नैरो गेज के लिए हम कितना करते थे, 0.02%, वही पर डिग्री कर्व के लिए। ओके, तो यहां पर जो क्वेश्चन है, यहां पर हम ग्रेड कंपनसेशन निकाल लेंगे, उसके बाद कंपनसेटेड ग्रेड निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ग्रेड कंपनसेशन कितना हुआ इस क्वेश्चन में, यहां पर बोला था कि डिग्री ऑफ कर्व कितना था, 2 डिग्री कर्व है। ठीक है, तो ग्रेड कंपनसेशन कितना हुआ, हर एक डिग्री के लिए, ब्रॉड गेज बोला था, हर एक डिग्री के लिए 0.04%, तो 2 डिग्री कर्व है, तो 2 टाइम्स 0.04%, ये परसेंटेज में आया, दैट इज इक्वल टू 0.08%, इतना ग्रेड कंपनसेशन कर देंगे। और ग्रेडियंट ये परसेंटेज में निकाला, तो ग्रेडियंट भी परसेंटेज में निकाल लीजिए। क्वेश्चन में ग्रेडियंट दिया था 1/200, मतलब परसेंटेज में निकाले तो 1/200 इंटू 100%, दैट इज 0.5%। ठीक है, इतना हो गया। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना होगा, ग्रेडियंट कितना परसेंटेज में, 0.5%। ठीक है, 0.5% माइनस ग्रेड कंपनसेशन कितना, 0.08%। ठीक है, तो ये आ जाएगा कंपनसेटेड ग्रेडियंट 0.42%। ठीक है, इतना हो जाएगा, तो यही आंसर हो गया। यहाँ पे इस तरीके से दिया है, तो 0.42% आया। इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं हम, देख लीजिए कितना आ रहा है, 0.42%, या इसको हम बोल सकते हैं 0.42/100, या इसको हम बोल सकते हैं 1/100/0.42। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 1 कितना आ रहा है, 238। तो 1/238 ये आ गया। कुछ डाउट तो पूछिएगा, इसको जल्दी से नोट कीजिए।
ओके, नोट किया सब लोगों ने? तो यहां से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 in 238। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 116। द रेल्स आर लेड विदाउट बेंडिंग एट द कर्व। ठीक है, अभी बोला था कि रेल्स को हम इनवर्ट स्लोप देते हैं 1 in 20 की, ऐसा कुछ डिस्कस किया था हमने। ठीक है, ये वाली स्लोप जो है 1 in 20 की है, इनवर्ट स्लोप है ये। ओके ओके, लेकिन ऐसा कहां पर करते हैं हम? कर्व्स पर, क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो उसको बैलेंस कराना होता है हमें। इसलिए हम केवल ये कर्व पे, हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे ऐसा हम करते हैं। स्ट्रेट जो ट्रैक है ना, वहां पर हम बेंडिंग नहीं करते इसकी। ठीक है, इसकी रेल्स की बात कर रहा हूं मैं। ओके, और ये हम कब ऐसा इनवर्ट स्लोप प्रोवाइड करेंगे? जब जो डिग्री ऑफ कर्व है दैट इज इक्वल टू और मोर देन 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री से कम डिग्री ऑफ कर्व है, तब हम बेंडिंग नहीं करेंगे इसकी, मतलब इनवर्ट स्लोप प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो रिकमेंडेशन याद रखना। ठीक है, बेंडिंग हमने जो की है ना, इनवर्ट स्लोप दी है, वो कब हम प्रोवाइड करेंगे? वो हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे प्रोवाइड करेंगे जब डिग्री ऑफ कर्व जो है दैट इज इक्वल टू और मोर देन 3 डिग्री। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। इन इंडिया द रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइडेड इन प्लेन्स फॉर वन लोकोमोटिव ट्रेन इज। प्लेन्स में हम करते हैं 1 in 100 से 1 in 200। ठीक है, प्लेन टेरेन में इतना, ये प्लेन टेरेन के लिए। और हिली टेरेन का भी पूछ सकते हैं, तो वो भी याद कर लेना। फॉर हिली टेरेन जो हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे 1 in 100 से 1 in 150। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। या फिर प्लेन मतलब प्लेन एंड रोलिंग दोनों आ गया, और हिली टेरेन मतलब जो माउंटेनस एंड हिली दोनों आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118। द जॉइंट ऑफ रेल्स विच इज ऑन स्लीपर इज कॉल्ड एज। ठीक है, जनरली जो स्लीपर पे जॉइंट होता है, आपने देखा होगा कैसा होता है। ठीक है, एक बार कोशिश करते देखने की। तो अगर हम इसको माने स्लीपर, ठीक है, अ, या पहले हम देखते हैं रेल जो है ना, ऐसी कुछ आपने देखी होगी रेल। ठीक है, सपोज ये रेल है, और एक और रेल इसके सामने है, दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। ये दो रेल्स ऐसा कुछ है। और आपने देखा होगा कि जो स्लीपर है, वो ऐसा कुछ है, सपोज इस तरीके से। ओके, तो हो क्या रहा है कि जो रेल्स है ना, जो रेल्स है, ठीक है, ये रेल ये सिंगल स्लीपर पर रेस्ट कर रही है, और फिर कनेक्शन बनाया है। ठीक है, जो नॉर्मली ऐसा आप कनेक्शन देखने को आपको मिलता है टिपिकली, अगर आपने रेलवे ट्रैक्स को कभी नोटिस किया हो, तो एक सिंगल स्लीपर पर दोनों रेल सपोर्टेड होती है। ऐसा हम प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सपोर्टेड रेल जॉइंट। ठीक है, इसे बोलेंगे सपोर्टेड जॉइंट। ठीक है, तो अब इसको इजीली डिफाइन भी कर सकते हो, डायग्राम देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, कौन सा होता है? व्हेन द टू रेल्स या टू रेल एंड्स रेस्ट ऑन दी सिंगल स्लीपर, देन इट इज कॉल्ड एज सपोर्टेड जॉइंट। ठीक है, दो रेल एंड से वो सिंगल स्लीपर पर रेस्ट कर रहे हैं, तब इस जॉइंट को हम बोलते हैं सपोर्टेड जॉइंट। तो ये हम नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं। इसकी डेफिनेशन नोट कर लेना।
ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 118 का द जॉइंट ऑफ रेल्स विच इज ऑन स्लीपर इज कॉल्ड एज सपोर्टेड जॉइंट, ये आंसर हो जाएगा। देन 119 देखिए, क्वेश्चन नंबर 119, द मिनिमम परमिसिबल डिग्री ऑफ कर्व फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक ऑन हिली एरिया शुड बी, ये 10 डिग्री होता है, सीधा रिकमेंडेशन डिस्कस किया था पहले भी। देन क्वेश्चन नंबर 120, सेफ स्पीड फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक ऑन ट्रांजिशन कर्व इज लिमिटेड टू, ये सीधा रिलेशन याद रखना, ठीक है। जो स्पीड है दैट शुड नॉट बी मोर देन 4.4 अंडर रूट आर माइनस 70, आर इज द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला ही है। 121, what should be the actual ruling gradient for broad gauge track if the ruling gradient of 1 in 200 accompanied by a curve of 3 degree at a section, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि परमिसिबल रूलिंग ग्रेडियंट कितना होगा, मतलब वही ग्रेड कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछना चाह रहा है, ठीक है। कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछना चाह रहा है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछना चाह रहा है। तो ये क्या होता है, ग्रेडियंट माइनस कंपनसेशन, ठीक है। ग्रेडियंट कितना है, कितना 1 in 200 है, ग्रेडियंट कितना है 1 in 200 है, मतलब वही 0.5% हो गया। ऑप्शन परसेंटेज में तो परसेंटेज में ले रहा हूं, ये ग्रेडियंट हो गया माइनस ग्रेड कंपनसेशन, ठीक है। ब्रॉड गेज है ना, ब्रॉड गेज है तो ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, हर एक डिग्री के लिए 0.04% होता है। 3 डिग्री के लिए कितना हुआ, 3 टाइम्स 0.04, ठीक है। इतना परसेंट तो कितना हो गया 0.5% माइनस ये कितना आया 0.12%, तो कितना बच गया बताइए, ये बच गया 0.38%, सी आंसर हो जाएगा। ग्रेड कंपनसेशन पूछा है, सेम इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने सोल्व किया था अभी, ठीक है। ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन दैट इज कंपनसेटेड ग्रेडियंट, बस लैंग्वेज से आपको समझ में आना चाहिए कि ये कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछना चाह रहा है। ओके, नोट कीजिए जल्दी से। ओके, देन ए वेल्डेड रेल जॉइंट इज जनरली सस्पेंडेड, वेल्डेड हम जॉइंट यूज करते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम देख लेना आप गूगल पे, या इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस नाम याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछते नहीं है। 0.44 कैसे आ रहा है, 0.38 आ रहा है ना, चेक कीजिए आपकी कैलकुलेशन। ग्रेडियंट कितना था, 0.5% था, हाँ 0.38 आ रहा है। इसके बाद देखिए व्हाट इज द 123, देखिए व्हाट इज द लिमिट ऑफ कैंट डेफिशिएंसी फॉर स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर फॉर अ ब्रॉड गेज ट्रैक, ठीक है। तो सीधा डेटा याद रखना, कैंट डेफिशिएंसी पूछिए ना ब्रॉड गेज के लिए, जो कैंट डेफिशिएंसी है कितना होता है 75 mm एज पर रिकमेंडेशन ऑफ कोड, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस के क्वेश्चन नॉर्मल नहीं आ रहे, तो बढ़िया है ना। अच्छा, जितना डिफिकल्ट पेपर होगा उतना आपके फेवर में है। मीटर गेज के लिए कैंटी डेफिशिएंसी जो है दैट इज 50 mm, और जो नैरो गेज ट्रैक है इसके लिए कैंटी डेफिशिएंसी होती है 38 mm, ठीक है। तीनों याद रखना। ब्रॉड गेज के लिए पूछा था ना, 75 mm हो गया, मतलब कितना हो गया 7.6 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर हो गया अप्रोक्स में, ए आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए जल्दी से। ओके, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 124, to provide a cant in rails wooden sleepers are cut to a slope at rail seat which is known as, ठीक है। स्लोप पर हमने कटिंग की किसकी, स्लीपर्स की, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एजिंग, ठीक है, याद रखिएगा। डी आंसर हो जाएगा। देन 125 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 125, मिनिमम डेप्थ ऑफ बालास्ट कुशन फॉर अ ब्रॉड गेज वुडन स्लीपर ऑफ साइज इतना सेंटीमीटर में, ये विथ 75 सेंटीमीटर, स्लीपर स्पेसिंग इज, बताइए। मिनिमम डेप्थ पूछिए बालास्ट की, ठीक है, कितनी डेप्थ तक हम बालास्ट प्रोवाइड करेंगे। डेटा क्या दिया है हमारे पास, डायमेंशन दिए स्लीपर की, लेंथ विड्थ और ये थिकनेस होगी, ये विड्थ हो जाती है, लेंथ हो जाती है, थिकनेस हो जाती है, या डेप्थ बोल दीजिए इसे। और स्लीपर स्पेसिंग दिए 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना, स्लीपर स्पेसिंग जो होती है, स्लीपर स्पेसिंग इट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लीपर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स डेप्थ ऑफ बालास्ट। डेप्थ ऑफ बालास्ट ही पूछा था इस केस में, ठीक है। ओके, तो स्लीपर स्पेसिंग कितनी दी है, 75 सेंटीमीटर दी है, 75 ये हो गया। विड्थ ऑफ स्लीपर कितना हो गया, डायमेंशन से देखो 25, ये सब कुछ सेंटीमीटर में है ना, 25 सेंटीमीटर ये हो गया, प्लस 2 टाइम्स डेप्थ ऑफ बालास्ट, ठीक है। ये तो निकालना था, तो यहां से सोल्व कर लीजिए कितना आ रहा है, ये हो गया 75 माइनस 25 दैट इज 50, 50/2 दैट इज 25 इन सेंटीमीटर। तो डेप्थ ऑफ बालास्ट हो गया कितना, 25 सेंटीमीटर। सी आंसर हो गया, नोट कीजिए जल्दी से। ओके ओके, नोट किया आप लोगों ने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 126, द टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू, ये होता है स्पाइरल एंगल बाई 3 के बराबर, ठीक है। स्पाइरल एंगल क्या होता है, ये सपोज कोई कर्व है ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ कर्व था, ये ट्रांजिशन कर्व हो गया सपोज, तो इसकी जो ये वाली स्लोप है ना, इसके पैरेलल टेंजेंट, इसके ऊपर टेंजेंट खींच दीजिए। ये टेंजेंट की हमने प्लॉट की यहाँ पर एंड पर, तो इसका जो एंगल है इसको नॉर्मली डेल से नोट करते हैं, दिस इज स्पाइरल एंगल, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे। इसके बाद देखिए 127, द रेशियो ऑफ बिटवीन द एडप्टेड सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, ये हमने हाईवे में डिस्कस किया था, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर रोड एंड रेलवेज इज, बताइए। नॉर्मली क्या होता है रेलवेज के लिए, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो हाईवेज के लिए हम यूज करते थे उसका आधा लेते हैं, मतलब रेशियो हो जाता है हाईवे से रेलवे का, पूछा ना 2:1 होता है, ठीक है। हाईवे में डबल लेते हैं, यहाँ पर उसका हाफ लेके चलेंगे हम। देन 128 देखिए, ये कल डिस्कस किया था, ए ट्राइंगल इज यूज फॉर, ठीक है। बताइए ट्राइंगल का पर्पज क्या होता था, इंजन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम करते थे, कल बताया था मैंने। तो कौन सा हो जाएगा, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन, विच इज ऑप्शन सी। ओके, देन 129 देखिए, फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द क्रॉसिंग एंगल, क्रॉसिंग एंगल कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, राइट एंगल मेथड हम नॉर्मली इंडिया में यूज करते हैं, ठीक है। ये भी मेथड है, सेंटर लाइन मेथड, आइसोसेलेस ट्रायंगल मेथड, सारे मेथड्स है जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में नॉर्मली राइट एंगल मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है। देन 130 देखिए, द चेक रेल्स आर प्लेस्ड अपोजिट द क्रॉसिंग सो दैट, बताइए 130, ये ऑप्शन दिया है, इट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड अपोजिट द नोज ऑफ द क्रॉसिंग, इट्स 1/3 लेंथ इज अहेड ऑफ द क्रॉसिंग, ठीक है। 1/3 नहीं 2/3 हम आगे रखते लेंथ को। सी ऑप्शन है, इट्स 2/3 लेंथ इज अहेड ऑफ द क्रॉसिंग, ठीक है। इसको हम इस तरीके से प्लेस करेंगे चेक रेल को कि इसकी जो 2/3 लेंथ है वो क्रॉसिंग से आगे हो, सी आंसर हो जाता है, ठीक है, याद रखना। देन 131 चेक रेल्स आर प्रोवाइडेड ऑन इनर साइड ऑफ द इनर रेल्स इफ द शार्पनेस ऑफ अ ब्रॉड गेज कर्व इज मोर देन, बताइए रिकमेंडेशन है 131, अगर जो शार्पनेस है, जो डिग्री ऑफ कर्व है दैट इज मोर देन 8%, अब हम ऐसा करेंगे। तो ये सारी रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो इस अगर याद हो तो बहुत सिंपल हो जाता है, 131 का 8%, विच इज ऑप्शन डी। 132 देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ रेल्स विच परमिट ट्रेन टू क्रॉस अनदर ट्रैक एंड ऑल्सो टू डाइवर्ट टू द अदर ट्रैक,
ठीक है, पटरियां भी क्रॉस कर रही है और डाइवर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है द अरेंजमेंट ऑफ रेल्स विच परमिट द ट्रेन टू क्रॉस अनदर ट्रैक। ठीक है, रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा है, किसी भी एंगल पे क्रॉस करे, किसी भी गेज गेज के ट्रैक्स आपस में क्रॉस करे तो इसको डायमंड क्रॉसिंग हम बोलते थे। कल देखा था हमने डायग्राम। एंड ऑल्सो टू डाइवर्ट टू द अदर ट्रैक। ठीक है, और इस तरह के भी वहां पर अरेंजमेंट है कि जो ट्रेन है वो दूसरे ट्रैक पर जा सकती है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायमंड क्रॉसिंग विद डबल स्लीप। ठीक है, अगर दूसरे ट्रैक पर डाइवर्ट नहीं हो सकता, ट्रेन अगर दूसरे ट्रैक पर डाइवर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा कुछ ट्रैक था, एक ट्रैक ये है और दूसरा ट्रैक ऐसे जा रहा है, तो यहां से अगर हम इस वाले ट्रैक पर डाइवर्ट कर सकते हैं ना, तो इसको हम बोलेंगे डायमंड क्रॉसिंग विद डबल स्लीप। और अगर ऐसा कुछ क्रॉसिंग है तो यहाँ पे जो ट्रेन जा रही है वो इस पे तो जा नहीं सकती, 90 डिग्री से तो घूमेगी नहीं ट्रेन, तो इसका केवल डायमंड क्रॉसिंग हम बोलते थे। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। देन 133 which of the following typical arrangement of points and crossing is being drawn in the figure shown below। ठीक है, ये कुछ डायग्राम दिया है, तो एक एक ट्रैक ये था, यहाँ से एक डाइवर्जन ये है, एक डाइवर्जन ये है। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, ऐसा जो डाइवर्जन होता है, इसको हम बोलते हैं टेंडम। नाम याद रखना। ठीक है, जैसे हमने वहां पर मर्जिंग वगैरह कुछ पढ़ा था ना, मर्जिंग क्रॉसिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग। ठीक है, तो ऐसे ये याद रखना कि एक स्ट्रेट ट्रैक था, इससे दोनों तरफ डाइवर्जन अगर प्रोवाइड करे तो इस अरेंजमेंट को हम टेंडम बोलते हैं। डायरेक्टली याद आपको याद होना चाहिए। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग आर मोस्ट कॉमन ऑफ ब्रॉडगेज ट्रैक इन इंडिया। ठीक है, 1 in 8 से 1 in 12 तक हम नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, क्रॉसिंग्स पर 1 in 8 से 1 in 12 ये हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, 135 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्व लीड नंबर ऑफ टर्नआउट टेकिंग ऑफ फ्रॉम अ स्ट्रेट ब्रॉड गेज ट्रैक इज 7। ठीक है, कर्व लीड पूछा है तो सीधा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कर्व लीड जो होता है सीएल से डिनोट कर रहा हूं, इट इज इक्वल टू 2GN। ओके ओके, और जी क्या होता है यहाँ पर, इट इज गेज। जी बताइए आपको, जी होता है गेज डिस्टेंस। ठीक है, कौन सा गेज है ये, ब्रॉड गेज है, तो ब्रॉड गेज के लिए कितना होता था, याद है 1.676 था, 1.676 मीटर था। और यहां पर एन जो है दैट इज नंबर ऑफ टर्नआउट्स। यहां पर इसको एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्नआउट्स या क्रॉसिंग्स बोल दीजिए। एन इज द नंबर ऑफ टर्नआउट्स या नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स हम बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, क्या पूछा था इसमें, कर्व लीड पूछा था, तो कर्व लीड सीएल से हम इसको नोट करेंगे। 2 ब्रॉड गेज के लिए गेज डिस्टेंस कितना 1.676 इंटू एन, नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पे टर्नआउट्स कितने 7, तो इतना मीटर। देखिए कितना आ रहा है, आंसर बताइए। ट्वेंटी 23.46 मतलब कौन सा आंसर हो गया, ए आंसर हो गया। ओके, देन 136 देखिए, द स्विच एंगल थीटा इन रेलवे इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। बताइए, ये होता है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स डी अपॉन कैपिटल डी, यहाँ पे स्मॉल डी जो इसने बोला है दैट इज हील डाइवर्जेंस। दिस इज हील डाइवर्जेंस। और यहाँ पर डी जो है दैट इज, बताइए पहले भी डिस्कस किया था, इट इज द लेंथ ऑफ टंग रेल, लेंथ ऑफ टंग रेल। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक में बचे नहीं है, कल हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक जो है, टॉपिक तो सारे हमने कंप्लीट कर लिए, एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे मिसलेनियस, जिसमें पूरे हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो एक बार वापस से आप रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।